दो काली एक गोरी बेटियों की शादी। ना जाने कैसी किस्मत लेकर आई हैं हमारी ये दोनों काली बेटियां। कोई भी शादी के लिए इन्हें पसंद करता ही नहीं है। चिंता न कर शकुंतला। अरे म्हारे गांव में म्हारी बेटियां कुंवारी न रहावेंगी। यो म्हारा वादा है थारे साथ। अरे के बात कर रहे हो आप? पहले ही आपकी दोनों बेटियों को लड़के वाले कई बार नापसंद करके चले गए हैं और सबसे बड़ी आफत महिमा की है। अरे महिमा की खूबसूरती के चलते सब उसे ही पसंद करते हैं। यह बात तो है, म्हारी बेटी महिमा बहुत सुंदर से। अब क्या सोच रहे हो आप? अब एक ही तरीका से म्हारे पास, अगर हम अपनी बेटी महिमा को रिश्तेदारों के सामने आने ही ना दे तो हमारी दोनों बेटियों की शादी हो सके। ये बात भी ठीक है। अब जब रिश्तेदार आएंगे तो हम उन्हें अपनी बेटी महिमा को नहीं दिखाएंगे। ऐसा सोचने के बाद वो दोनों फिर से लड़के देखना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उनके घर पर महेश्वरी नाम की औरत रिश्ता लेकर आती है। आपकी बेटियां कहाँ हैं? आप अपनी बेटियों को तो बुलाओ, कुछ बातें मैं भी कर लूंगी उनसे। महेश्वरी के कहने पर शकुंतला अपनी बेटी कन्नू और कंचन को बुला लेती है। ये लो जी, आ गई मेरी दोनों बेटियां। आपकी तीसरी बेटी कहाँ है? मुझे तो बताया गया था कि आपकी 3 बेटियां हैं। तीसरी बेटी के नाम से ही शोभनाथ और शकुंतला हैरान रह जाते हैं। देखिए, मेरे 3 बेटे हैं और मैं चाहती थी कि मैं अपने तीनों बेटों की शादी एक ही घर की लड़कियों से करूं, ताकि वह देवरानी जेठानी बनने के बाद आपस में झगड़ा ना करें। ये सुनते ही उन्हें थोड़ी संतुष्टि होती है और वो दोनों अपनी तीसरी बेटी महिमा को बुला लेते हैं। महिमा सुंदर होने के साथ साथ अपनी खूबसूरती पर घमंड भी करती थी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। आपकी सबसे छोटी बेटी की शादी मैं अपने बड़े बेटे से करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। अरे बहन जी, ये कैसी बात कर रही हो आप? भला मन में क्या आपत्ति हो सके है? मारा भी सपना साकार हो गया। इब हमारी तीनों ही बेटियां एक ही घराने में ब्याह के जावेंगी। शोभनाथ अपनी तीनों बेटियों की शादी तय कर देता है, लेकिन महेश्वरी को तो केवल महिमा ही सबसे ज्यादा पसंद आती है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में शादी की तारीख निकल आती है और दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। चलो मेरी बेटियों, तुम्हें लहंगे दिलवाने जाना है। अरे अपनी पसंद के लहंगे ले लेना। शकुंतला एक शोरूम में जाती है जहां पर वो केवल अपनी बेटी महिमा के साथ ही रहती है और बाकी उसकी दोनों बेटी कन्नू और कंचन एक तरफ खड़ी होती हैं। अरे तुम दोनों खड़ी के हो, चलो अपने लिए भी कुछ पसंद कर लो। शकुंतला भी अपनी बेटियों में भेदभाव करती थी। जो लड़की सुंदर और गोरी थी वो उसे ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जो खूबसूरत नहीं थी उन दोनों को वो पूछती भी नहीं थी। माँ देखो ना, मैंने अपनी शादी में पहनने के लिए ये वाला लहंगा लिया है। माँ ये ड्रेस कितनी प्यारी है, मुझे तो यही वाली चाहिए। उसका रेट देखने के बाद शकुंतला कहती है, अरे नहीं बेटी, ये तुझ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, रहने दे, इसको मत देख, कुछ और ले ले। शकुंतला उसके हाथ से वो ड्रेस लेकर रख देती है। पर बाजार में ये यहाँ से वहां हर एक शोरूम में शकुंतला अच्छे और महंगे कपड़े केवल अपनी बेटी महिमा के लिए ही लेती है और धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है, जिसके चलते शकुंतला वापस अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। माँ रुक जाइए, आपने हमें तो कुछ दिलवाया ही नहीं। अरे तो किसने मना किया तुम्हें खरीदने से? जब तुम खरीदना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? शकुंतला जल्दबाजी में थोड़े से पैसों में ही अपनी दोनों काली बेटियों को लहंगे और शादी का बाकी सामान दिलवा देती है। वहीं शादी की सभी रस्मों में केवल महिमा की ही रस्में अच्छी होती हैं, जिसके चलते महिमा अपनी दोनों बहनों से कहती है, हाय हाय बेचारी, तुम दोनों की कितनी बुरी किस्मत है। कोई भी रस्म तुम्हारी अच्छे से नहीं हो रही। तुम जानती हो क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? अरे तुम्हें कहाँ पता होगा, मैं बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं इतनी गोरी और सुंदर जो हूँ, लेकिन तुम दोनों काली कलूटी बैंगन लूटी हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। बस करो महिमा, तुम जानती हो ना, तुम हम दोनों से ही छोटी हो। अगर और बदतमीजी की तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो माँ और पिताजी से तुम्हारी ऐसी शिकायत लगाऊंगी कि तुम दोनों याद रखोगी। महिमा ऐसा कहने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शोभनाथ अपनी दोनों बेटियों के पास आता है। मेरी प्यारी बेटियों, चिंता मत करो। महिमा तुम्हारी माँ पर गई है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। उसकी बातों का बुरा ना मानो तो ही बढ़िया है। लेकिन मैं बड़ा ही दुखी हूँ। मेरी बच्चियों, तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा, यो मन ने समझ को नहीं आ रहा।
पिताजी आप क्यों परेशान हो रहे हो? हम आपसे मिलने आया करेंगे। हाँ पिताजी, आपकी बेटी आपको कभी नहीं भूलेंगी। ये सुनते ही शोभनाथ अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेता है। तभी वहां शकुंतला आ जाती है। तुम्हारा और तुम्हारी इन दोनों काली बेटियों का प्यार खत्म हो गया हो तो मेरे साथ दहेज का सामान देख लो महिमा का। ऐसा कहने के बाद वो चली जाती है। दहेज का सामान भी केवल महिमा के लिए ही आया होता है। शकुंतला अपनी बेटियों में बहुत ज्यादा भेदभाव करती है, लेकिन फिर भी कन्नू और कंचन कुछ नहीं कहती। ऐसे ही धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जब उन तीनों बहनों की शादी होती है। अरे जल्दी तैयार हो जा महिमा, बारात दरवाजे पर खड़ी है। ओहो, समय तो लगेगा ना, मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ। कुछ ही देर में उन तीनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद शोभनाथ शकुंतला से कहता है, अरे शकुंतला, अपनी बेटियों को यूं खाली हाथ विदा करेगी के? जाके हमारी बेटियों के शगुन के थाल लेके आ। महिमा ये सुनने के बाद घर के अंदर से 3 थालियां शगुन की लेकर आती है। लेकिन ये क्या, उनमें से केवल एक थाली ही बहुत अच्छी और सुंदर होती है, जिसमें महंगी साड़ी, गहने, तोहफे होते हैं। लेकिन बाकी की 2 में सस्ती सी साड़ी और केवल 100 का नोट होता है। अरे शकुंतला, तन्ने यहाँ भी अपनी बेटियों में फर्क किया है। हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता शकुंतला। अजी ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं क्यों अपनी तीनों बेटियों में फर्क करूंगी? अरे बात ये है, दरअसल ये महंगी वाली थाली दुकान वाले के पास एक ही थी, तो मैंने ये एक शगुन की थाली भी खरीद ली। देखो तो सही, हमारी बिटिया महिमा के हाथों में ये कितनी सुंदर लग रही है। शोभनाथ कुछ कहता तभी वहां महेश्वरी आ जाती है। देखिए जी, जब अपनी बेटियों को विदा कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी दोनों बड़ी बेटियों की फ्लाइट भी है। शोभनाथ और शकुंतला फ्लाइट का नाम सुनते ही हैरान रह जाते हैं। अरे ये फ्लाइट किस लिए? हमारी बड़ी बेटियों को आप कहाँ भेज रही हो? अब मेरे दोनों बेटे विदेश में रहते हैं और वहीं उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बहू उनके साथ वहीं रहे। फिर मेरे साथ मेरी बड़ी बहू महिमा है तो सही, वो घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेगी। ये सुनते ही महिमा के तोते उड़ जाते हैं। जितना उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, वो अचानक से चूर चूर हो जाता है, जिसके चलते वो अपने मन में अपनी किस्मत को कोसने लगती है। हे भगवान, इससे अच्छा तो तू मुझे भी काला ही बना देता। कम से कम इस बहाने से मुझे विदेश जाने का मौका तो मिल जाता। जहाँ कन्नू और कंचन विदाई के समय रोते हुए जा रही थीं, वो फौरन खुश हो जाती हैं और उनकी खुशी उनके चेहरे पर खिलखिला उठती है। वहीं विदाई के समय महिमा खुश तो बहुत थी, लेकिन अपनी बहनों की किस्मत के चलते वो बाद में उदास हो जाती है। ऐसे ही शादी के बाद महिमा की दोनों बहनें विदेश में अपने पतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो वहीं महिमा अपनी सास के साथ बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। तो इस प्रकार शोभनाथ की 2 काली और एक गोरी बेटी की शादी हो जाती है। सुष्मिता नाम की औरत का मध्यम वर्ग का एक छोटा सा घर था, जहां उसके 2 बेटे बहू और पति साजन रहता था। छोटी बहू स्नेहा अपने सास ससुर के साथ घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। तभी सास अपनी बड़ी बहू ममता को बुलाकर कहती है, अरे ओ ममता बहू, तेरे पापा जी तुझे बुला रहे हैं। आज उनको चूल्हे की रोटी और साग खाने का मन है। जरा हम सबके लिए वो बना दे। और हाँ, मुझे तो चूल्हे पर बनी आलू की भुजिया खानी है, मुझे वो बना दियो। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर आपने मुझे 2 घंटे पहले अपने कपड़े दिए थे, वो सब मैं बाहर धूप में धोकर आई हूँ। मेरी हालत खराब है। देवरानी जी से कह दो, वो बना देंगी आज दोपहर का खाना। मैं क्यों बनाऊं? आपसे बोला है ना माँ जी ने, तो आप ही बनाओ। हाँ बहू, वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ की पसंद है। अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। वैसे भी छोटी बहू को इतने अच्छे से चूल्हे पर पकाना आता नहीं है। सुन लिया ना बहू, अब जाकर खाना बना। जी माँ जी, थोड़ी देर दीजिए, मैं भी खाना बनाकर लाती हूँ। ये कहकर पसीने में लथपथ ममता आंगन में जाकर लकड़ियां डालकर चूल्हे को जलाती है। जहां खाना बनाने के समय उस पर कड़कती धूप पड़ रही थी। फटाफट से वो दोनों सब्जियां काट कर बना देती हैं। फिर उन सभी को खाना बार बार आकर परोसती है और चूल्हे पर रोटियां बनाने के लिए बैठ जाती है। तभी कूलर की हवा का मजा लेते हुए साजन कहता है, बहू जरा और साग दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। और हाँ, रोटी भी ला घी चुपड़ कर। और हाँ, मुझे भी और रोटी चाहिए जेठानी जी। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, क्या धीरे धीरे काम कर रही हैं आप? आहा, क्या मजा आ रहा है ठंडी हवा खाने में।
हाँ हाँ बना रही हूँ। तभी रोटी चूल्हे पर बनाते वक्त ममता का हाथ जल जाता है और वो कहती है, इसको भी अभी जलना था। वैसे ही माँ जी पापा जी का खाना बनाना है। देवरानी जी तो कोई भी काम नहीं करती, सारा काम बस मैं ही करूँ। ऊपर से इतनी कड़कती धूप में इन्हें चूल्हे की रोटी खानी है, खुद तो कूलर की हवा में बैठे। क्या करूँ, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। इस तरह ममता उन सबको चूल्हे की बनी रोटी सब्जी खिला देती है। ममता जैसे ही आराम करने जाती है तो सुष्मिता जानबूझकर उसे अपने पास बुलाकर कहती है, अरे ओ ममता, गर्मियों का मौसम आ गया है, ये तो तुझे पता ही है। फिर तुम दोनों की इस ससुराल में पहली गर्मी है। तुझे पता तो है ही हमारा घर कैसा है, छोटा सा है, तो खुद को गर्मी से बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो जाकर बाजार से 1-2 किलो नींबू ले आइयो और रोज हम सबको नींबू पानी सुबह शाम बना कर देना, समझी? ठीक है माँ जी, मैं शाम को बाजार से ढेर सारे नींबू ले आऊंगी। शाम को नहीं, अभी जाना है। शाम तक तो सारी सब्जियां सारे नींबू छट जाएंगे, तो क्या खराब लाएगी? तुझे पता है ना नींबू कितना बिकता है इस समय, तो तुझे अभी जाना पड़ेगा। पर माँ जी अभी तो मैंने कपड़े धोए हैं, खाना बनाया है। गर्मी से मेरी भी हालत खराब हो रही है और खाना भी नहीं खाया। आप थोड़ा सा समय तो दीजिए मुझे, जिससे मैं बाजार जा पाऊँ। कुछ खाऊंगी नहीं तो बाजार कैसे चली जाऊंगी? और धूप भी तो तेज है, आप थोड़ी कम धूप हो जाने दीजिए। लगता है तुझे मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। अभी का मतलब अभी जा। ठीक है माँ जी, मैं अभी चली जाती हूँ। सुष्मिता की बात सुनकर ममता बिना खाना खाए तुरंत खाना बनाने के बाद बाजार में नींबू लेने कड़कती धूप में चली जाती है। ये सब देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि बड़ी बहू को लेकर घर में सभी का व्यवहार कैसा था। वो इसलिए क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू घर में दहेज लेकर आई थी, जो कि बड़ी बहू को छूने भी नहीं दिया जाता था और सारा काम वो हमेशा अपनी बड़ी बहू से ही करवाते थे। छोटी बहू को कोई कुछ नहीं कहता था और उनके पति तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे, इसलिए बेचारी ममता घर की स्थिति को सहती है। नींबू लेकर आते वक्त ममता का सिर थोड़ा सा चकरा जाता है और वो गिर जाती है। तभी एक औरत उसे छांव में बिठाकर कहती है, अरे बहन जी, तुम ठीक तो हो ना? लगता है गर्मी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया। हाँ वो तो है, कुछ खाया भी नहीं, सुबह से काम कर रही हूँ। अब सास की बात तो सुननी ही पड़ती है। हाँ बहन, मैं समझ सकती हूँ। ऐसा करो, तुम यहाँ पास के नींबू पानी वाले से 1 गिलास नींबू पानी बनवा कर पी लो, तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा तो चली जाना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इससे थोड़ा ताकत मिलेगी। माँ जी तो कुछ समझती ही नहीं है, बस रोबोट की तरह मुझसे काम करवाती हैं। देवरानी से तो बिल्कुल भी नहीं करवाती। ऐसे ही गर्मी ने जान खा रखी है। ये कहकर ममता नींबू पानी वाले के पास जाकर नींबू पानी पीती है और वो औरत चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो घर आती है तो सास कहती है, क्या अरी ना स्पीटी करमजली कहीं की, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने बाजार में? कब से नींबू पानी मांग रही हूँ मैं। माँ जी आते वक्त मुझे चक्कर आ रहे थे तो 10 मिनट में छांव में बैठ गई। वो तो एक औरत ने संभाल लिया मुझे। अरे वाह वाह जेठानी जी, क्या बहाना बनाया है आपने माँ जी से झूठ बोलने का। जरूर खा पी रही होंगी बाहर कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ, काम ना करने के बहाने होंगे। आपके घर पर काम जो करना पड़ता है, इसलिए जानबूझकर इतनी लेट आई हो। मैं तो जानती ही हूँ, ऐसी है। अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी लग रही है। नितिन से कहकर कूलर मंगवाना पड़ेगा। बिना कूलर एसी के तो गर्मी में रहना दुश्वार है। माँ जी, एक कूलर तो मैं भी अपने कमरे में लगवाऊंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गर्मी के मौसम में सभी परिवार वाले ठंडे फल, आम, लीची, जूस, कोल्ड ड्रिंक सबका सेवन करते हैं। अपने अपने कमरे में कूलर लगवा लेते हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं जेठानी के लिए बिल्कुल नहीं थी। वो गर्मी में हाथ से कपड़े धोती, रसोई का सारा काम भी ममता संभालती, लेकिन देवरानी बस सास के साथ बातें ही किया करती थी। ससुर को भी किसी से कोई मतलब नहीं था। बेचारी जेठानी की ससुराल की पहली गर्मी काफी दुख भरी होती है। गर्मी से उसकी हालत भी खराब रहती थी। एक बार तो सास देवरानी ने उसे परेशान करने के लिए कुएं पर पानी भरने के लिए भेज दिया। अब गर्मी थी तो बिजली का बिल तो 2-2 कूलर चलने से आना ही था। ये बिल देखकर सुष्मिता कहती है, अरे मोरी मैया, ये क्या 500 रुपए का बिल? इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया? मैंने तो कूलर भी नहीं चलाया। झूठी कहीं की, जब देखो पूरा दिन कूलर के आगे बैठी रहती है और फिर भी कहती है। लेकिन सबसे ज्यादा कूलर तो मैंने चलाया है माँ जी से झूठ बोलकर। अरे माँ जी, हो सकता है जेठानी जी ने हम दोनों के पीछे कूलर चलाया हो, इसीलिए इतना बिल आया हो। हाँ हाँ, छोटी बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है।
जरूर ये बड़ी बहू का काम होगा। हम ऐसा करते हैं, गर्मी का समय चल रहा है, कुछ समय के लिए खंबे पर बिजली के तार डाल देते हैं। फ्री की बिजली आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा और ये काम हम रात को करेंगे। अरे हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अच्छा तरीका है। ये सब सुनकर ममता कहती है, माँ जी, पापा जी, आप ये गलत कर रहे हैं और ये खतरनाक भी हो सकता है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। चुप रह बहू तू, ये पहले भी होता था और किसी को पता नहीं चलता था, ना कुछ होता था। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे घर में भी ऐसा ही होता था। ऐसा कहकर सभी ममता को डांट देते हैं। तभी रात होते ही गर्मी की बचत करने के लिए स्नेहा खंबे पर तार डाल देती है और बिजली की चोरी करती है। बिजली ना आने पर वो बिजली के तार दोबारा से लगा देती है कि उसे जोर जोर से बिजली का झटका लग जाता है। तभी ममता आकर उसे बचाती है। सब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे एग्जामिन करने के बाद कहता है, देखिए, अगर इन्हें बहुत देर तक बिजली का झटका लगता और आपने लाने में थोड़ी देर कर दी होती तो आज इनकी जान चली जाती। आपको थैंक्स बोलना चाहिए अपनी बड़ी बहू को। बहू, मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरी बात नहीं सुनी और तेरे साथ इतनी बदसलूकी की। मैंने ही नहीं बल्कि घर में सबने। हाँ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा, पर आपने मेरी बदले में जान बचाई। अरे कोई बात नहीं, आप दोनों ने इतना कह दिया, यही काफी है। अंत भला तो सब भला। इस तरह ममता के ससुराल वालों को अकल आ जाती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी गर्मियों के मौसम को एंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। बोलपुर के छोटे से गांव में एक अंजना नाम की औरत रहती थी। अंजना बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, अब उसके बस की काम करना बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी बहू तारा उससे बहुत सारे काम करवाया करती थी, जैसे घर की साफ सफाई और बर्तन। वहीं दूसरी तरफ खाना बनाना भी वो अंजना से ही करवाया करती थी। एक दिन अंजना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। हे भगवान, ये सर्दियां आने की वजह से मेरी तो हालत ही खराब होती जा रही है। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, अब मैं क्या करूं? तभी तारा चिल्लाते हुए अपनी सास के कमरे में आती है। ओहो, देखो तो महारानी को यहाँ बिस्तरों में आराम से पड़ी हैं। अरे अगर बिस्तर में ही पड़ी रहोगी तो घर के काम कौन करेगा? बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भला मैं घर के काम कैसे कर पाऊंगी? मैंने दवाई भी नहीं खाई है। देखो माँ जी, रोज रोज तबीयत का बहाना मत बनाओ। अगर घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। काश मेरा बेटा यहाँ पर होता और देखता कि उसकी पत्नी मेरे ऊपर कितने अत्याचार करती है, मुझे किस तरह घर के काम करवाती है। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ साजिश रचोगी, मेरे पति को मेरे बारे में भड़काओगी? मुझे अब तुम इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। नहीं बहू, ऐसा मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं इस घर के सारे काम कर दूंगी, लेकिन मुझे तू इस घर से बाहर मत निकाल। बाहर बहुत ठंड है, मैं ठंड में कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकलो। अंजना अपनी बहू के आगे गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन उसकी बहू उसकी एक नहीं सुनती और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद बेचारी अंजना ठंड से कपकपाते हुए यहाँ से वहां अपने रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढने लगती है। तभी उसे सड़क के किनारे बहुत बड़े पाइप नजर आते हैं। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना तो नहीं है, क्यों ना मैं इन पाइप के अंदर ही रह लूं। बेचारी अंजना ठंड से बचने के लिए उन पाइप के अंदर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो भूखी प्यासी वहां बैठी रहती है। तभी एक औरत उस पाइप के पास कूड़ा फेंक कर चली जाती है, जिसके अंदर कई सारी ऊन और सुई रखी होती है। अरे इतनी सारी ऊन इस औरत ने ऐसे कैसे फेंक दी? अंजना उस ऊन और सुई को उठा लेती है, जिसके बाद अंजना अपने हाथों से उन सभी ऊनों से स्वेटर बुनना शुरू करती है। देखते ही देखते अंजना सुबह तक 3 से 4 स्वेटर बुन लेती है, जिसके बाद अगले दिन उसके दिमाग में ख्याल आता है, मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं है, और अगर कमाऊंगी नहीं तो फिर खाऊंगी क्या? एक काम करती हूँ, जो मैंने स्वेटर बनाए हैं इन्हें बेच देती हूँ। ऐसा सोचकर अंजना एक रेड लाइट पर जाती है और आती जाती गाड़ियों को अपने हाथों के बने हुए स्वेटर दिखाने लगती है। ये लो भैया, हाथों से बने नए नए स्वेटर खरीदो। इतने अच्छे डिजाइन और गर्म स्वेटर आपने कहीं नहीं देखे होंगे। अंजना एक के बाद एक गाड़ी वालों के पास जाती और उन्हें अपने हाथों के बने स्वेटर दिखाने लगती, लेकिन कोई भी उसके स्वेटर खरीदता ही नहीं। तभी एक कार वाला उसके पास कार रोकता है और उसके हाथों के बने हुए स्वेटर को देखकर कहता है, अरे अम्मा, आपने तो बहुत अच्छे स्वेटर बनाए हैं, लाओ एक स्वेटर मुझे दे दो।
रुपेश अंजना को एक स्वेटर की अच्छी खासी कीमत देकर चला जाता है, जिसके बाद अंजना उन पैसों से अपने खाने के लिए खाना और थोड़ी सी और ऊन खरीद लेती है, जिसके बाद वो अपने हाथों से और स्वेटर बुनती है। ऐसे ही रोजाना अब उसके 4 से 5 स्वेटर बिकने लगते हैं, जिसके चलते अंजना अपने लिए एक किराए का मकान खरीद लेती है और उसमें रहने लगती है। काश मेरी बहू ने मेरे ऊपर इतने जुल्म ना किए होते। काश मैं अपने घर में ही रह रही होती। मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा और कहाँ होगा। अंजना अपने बेटे को याद करके रोने लगती है, जिसके बाद वो खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन फिर से अंजना अपने हाथों के बने हुए स्वेटर बेचने रेड लाइट पर पहुंच जाती है। स्वेटर ले लो, स्वेटर, हाथों के बने गर्मा गर्म स्वेटर। तभी अंजना के सामने एक कार वाला आता है। जैसे उस कार में से एक लड़का निकलकर बाहर आता है, उसे देखकर अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं अंजना का बेटा प्रवीण था। अरे बेटा, तू आ गया। तुझे देखे बरसों हो गए। मेरी आंखें तो तुझे देखने के लिए तरस गई थी। प्रवीण अपनी माँ की हालत देखने के बाद उससे पूछता है, अरे आप कौन हो और मुझे अपना बेटा क्यों कह रही हो? अरे बेटा, ऐसा मत कह, मैं तेरी माँ हूँ। अब अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर देगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए। कार में तारा की जगह कोई और औरत बैठी थी, जिसके बाद प्रवीण उस औरत के साथ वहां से चला जाता है। बेचारी अंजना सड़क के किनारे ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। एक औलाद मिली और उसने भी मुझे धोखा दे दिया। भला कोई बेटा अपनी माँ को पहचानने से इनकार कैसे कर सकता है? वो ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी वहां उसे तारा आते हुए नजर आती है। उसकी हालत देखकर अंजना उससे पूछती है, अरे वो तेरी ये हालत कैसे हुई? अपनी सास को देखते ही तारा रोने लगती है और रोते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी माफी के लायक भी नहीं हूँ। मैंने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किए। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। दरअसल आपके जाने के बाद प्रवीण जी विदेश से वापस आए, लेकिन उनके साथ एक औरत थी। अब प्रवीण जी उसी के साथ रह रहे और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अपनी बहू की ये हालत देखकर अंजना उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू सड़कों पर स्वेटर बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे अंजना और तारा का स्वेटर बेचने का काम चलने लगता है, जिसके चलते वो एक दुकान खोल लेती है। माँ जी, हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम लोग अपना खुद का ब्रांड चलाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुझे पता है हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। अंजना और तारा दोनों सास बहू मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए स्वेटर का ऑर्डर तैयार करते हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत मुनाफा होता है। कुछ ही समय में उनकी गरीबी उनसे दूर हो जाती है और वो दोनों सास बहू अमीर हो जाती हैं। अब तारा और अंजना एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की मालिक बन जाती हैं। एक दिन अंजना और तारा अपनी फैक्ट्री के ऑफिस में बैठी थी, तभी उसके पास एक आदमी इंटरव्यू के लिए आता है। कमिंग, आप इंटरव्यू के लिए अंदर आ जाइए। जैसे वो आदमी अंदर जाता है, अंजना उसे देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, तुम यहाँ कैसे? वो आदमी और कोई नहीं अंजना का बेटा प्रवीण ही होता है। अपनी माँ को इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन देखकर प्रवीण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ, आप इस कंपनी की मालकिन हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। माँ मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन आपको अपनी माँ पहचानने से भी इनकार कर दिया था। तुम्हें क्या लगा तुमने जो किया है उसकी माफी तुम्हें इतनी जल्दी मिल जाएगी? मैं तुम्हें अपनी कंपनी में हरगिज नहीं देख सकती। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे इस कंपनी में कोई भी छोटा बड़ा काम दे दीजिए। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरा एक बेटा है, मैं उसे पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। प्रवीण के गिड़गिड़ाने पर तारा और अंजना उसे नौकरी पर रख लेते हैं। इस कंपनी में तुम काम तो कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम मेरे लिए केवल एक मामूली एम्प्लॉय ही हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंजना अपने बेटे प्रवीण को अपनी ही कंपनी में नौकरी दे देती है। प्रवीण के जाने के बाद अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बेटे ने मुझे गरीब और लाचार सड़क पर स्वेटर बेचते हुए देखा तो उसने मुझे माँ कहने से इनकार कर दिया। लेकिन एक माँ ऐसी होती है कि वह चाहे कुछ भी हो, अपनी औलाद को कभी नहीं छोड़ सकती। उस दिन के बाद से अंजना अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन वो अपने बेटे को वो दर्जा नहीं देती जो उसका बेटा खुद